सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज हम बात करेंगे 2025 के उन सुधारों की जो देश और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। इस वर्ष को कई क्षेत्रों में ऐतिहासिक सुधारों का वर्ष कहा जा रहा है, चाहे वो आर्थिक सुधार, कर सरलीकरण, रोजगार नीति, ग्रामीण विकास या निवेश प्रोत्साहन नीति हो। आज के इस कार्यक्रम में हम इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मयंक चतुर्वेदी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, बहुत धन्यवाद दीपा जी, आपने हमें बुलाया। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, पहला सवाल यही है कि 2025 में भारत ने कई महत्वपूर्ण सुधार कार्यों को लागू किया है। उनमें से सबसे बड़ा और प्रमुख जीएसटी 2.0 है, नई और सरल कर प्रणाली, जिसके तहत टैक्स ढांचा सरल बनाया गया और छोटे व्यापारियों पर बोझ कम हुआ है। सुधार का उद्देश्य व्यापार में आसानी और निवेश को बढ़ावा देना है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे भारतीय समाज में हो या वैश्विक समाज में, अर्थ बिना सब व्यर्थ है। इसलिए भारतीय परंपरा में अगर आप ऋग्वेद की बात करें तो वहाँ पर श्री वर्चस्व मायुष्य मारोग्य माविता तपमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु, ऐसे अनेक मंत्र हैं। और उन मंत्रों में इस बात को रेखांकित किया गया है। लक्ष्मी सूक्त है बाकायदा, और श्री सूक्त है, और उसमें धन पर फोकस किया गया है और ये बताया गया है कि धन बिना सब व्यर्थ है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पर्याप्त धन होना चाहिए। जब इसी प्रकार जब राष्ट्र की बात हो, देश की बात हो, तो वही देश तरक्की करते हैं जिनके पास पर्याप्त धन संसाधन होते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जो परिवार है उनकी जेब पर जो बोझ पड़ रहा था, बहुत सारे पहले टैक्स थे, उनको फिर जीएसटी में बदला गया। फिर बात आई कि भाई ये टैक्स जो है अभी भी बहुत ज़्यादा है, इनको कम किया जाना चाहिए, और लगातार ये दबाव भी बना सरकार पर। और उसके बाद केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ये महसूस किया कि हमको परिवर्तन करना चाहिए। और उसके बाद जो ये जीएसटी 2.0 आया है, उस जीएसटी स्लैब को कम करने से न केवल आम भारतीय परिवारों की जेब पर पड़ने वाले बोझ की कमी आई है, बल्कि रोजगार में भी इजाफा हुआ है। एक तरीके से अगर आप देखें तो मुख्य सुधार टैक्स स्लैब में 5% से लेकर 18% तक देखने को मिला है, सीमित किया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स कम करना, जो कि अगर हम देखें तो 0 से 5% है। विलासिता की अगर देखें, हानिकारक वस्तुओं पर देखें तो 40% की दर लागू करना है। इसके अलावा इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उपकरण जैसी कई चीज़ें सस्ती हुई हैं, और उसका अनुपालन के कारण से भारतीय समाज में खरीदारी, और आप देखिए कि हमारी जीडीपी बढ़ी है। खासतौर से लोगों ने बाजार में सामान ज़्यादा, जितना आप खरीदते हैं उतना ज़्यादा निश्चित तौर पर जीडीपी पर उसका प्रभाव पड़ता है, और इससे जो है हमको बहुत लाभ हुआ है। तो एक तरीके से देखें तो जो 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब को हटाना इसमें शामिल है, और इसके साथ साथ सरलीकरण करते हुए बहुत सारे सामान को, जो जीएसटी का जो स्लैब था उसको कम किया गया है आवश्यक वस्तुओं पर। उसके कारण जो आम उपभोक्ता है या आम भारतीय है, ये एक सामान्य जो परिवार है, उसकी जेब पर जो पहले जो जीएसटी के कारण से बड़ा एक बोझ, आर्थिक बोझ आ रहा था, वो अब नहीं आ रहा है। और निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो अभी अमेरिका ने जिस तरीके से हमारे साथ किया आर्थिक क्षेत्र में, या जिस तरीके से दुनिया के तमाम देश जो है आयात और निर्यात की जो पॉलिसी में परिवर्तन आया है वैश्विक स्तर पर, उसमें हम खड़े रहे हैं। अभी जो है लगातार कल ही एक रिपोर्ट आई है, और आर्थिक रिपोर्ट, उसने भी यही बताया है कि भारत जो है अभी आने वाले 2026 में भी जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्रोथेस्ट जो है कंट्री रहेगा। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, और निश्चित तौर पर इसमें जीएसटी का बहुत बड़ा योगदान है, खासतौर से 2.0 का बड़ा योगदान है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अक्सर सर देखा जाए तो हमने देश में टैक्स बढ़ते हुए देखा था, लेकिन पहली बार हमारा देश साक्षी बना है कि टैक्स कम भी हुआ है। मोदी सरकार की इस पॉलिसी को कैसे देखते हैं? आपकी क्या विचार हैं इसको लेकर? देखिए, टैक्स तो जो है वैसे औसत देखा जाए तो हमारे यहाँ टैक्स कई तरीके से हमारी जेब से जाता है। केवल जीएसटी का टैक्स नहीं लगता है। आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स लगता है। उसके बाद गाड़ी को अगर किसी नगरीय क्षेत्र में अगर आप खड़ी करते हैं तो वहाँ पर भी टैक्स लगता है, और रोड टैक्स भी लगता है, जो कि एक मुश्त आपसे लिया जाता है। और उसके बाद
जब जब आप जो है बड़े बड़े पुल और बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरेंगे तब भी टैक्स देते हैं। तब भी आप टैक्स दे रहे होते हैं। जी। तो जो टैक्स स्लैब है, सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप सामान खरीदते हैं तो सामान के ऊपर कंपनियों के माध्यम से जो टैक्स लगाया हुआ था सरकार ने, जब वो टैक्स कम किया है तो स्वाभाविक तौर पर अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने शुरू में एक जन जागृति अभियान चलाया था और है ना सारी कंपनियों को ये कहा था कि आप नए टैक्स जो है अपने जो भी आपके प्रोडक्ट है उस पर लिखना आप अनिवार्य करेंगे। बिल्कुल, और आप जो सस्ती चीज़ें हुई हैं तो आप MRP पर पुराने रेट पर आप नहीं देंगे। इसके लिए पूरा एक जन जागरण अभियान चलाया था। तो निश्चित तौर पर बहुत क्या कहते हैं उपभोक्ता जो कि बाजार में कुछ सामान खरीदना चाहते थे लेकिन उसकी कीमतें ज़्यादा होने के कारण उनकी जेब के बाहर थी, लेकिन अभी टैक्स कम होने से वो उनकी जेब में आया है। बिल्कुल। दूसरा ना जैसे बीमा सेक्टर है तो बीमा सेक्टर में 18% से 0% किया गया। तो ये निश्चित तौर पर बीमा हम सबकी आवश्यकता है। बिल्कुल, घटना दुर्घटना कब किसके साथ हो, कौन बीमार होगा, कोई पता नहीं है। तो ऐसे में जो 18% है जब आप उसको शून्य पर लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी कदम आप कह सकते हैं। इसी प्रकार से आप अन्य सेक्टरों में देख सकते हैं। हाँ, कुछ क्षेत्रों में जहाँ आपको ना विलासिता के संसाधन की जो आवश्यकता है या ऐसी वस्तुएं आपको चाहिए, वहाँ पर टैक्स सरकार ने बढ़ाया है। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा कदम है। हर कोई जो है भारत में विलासिता से जीवन नहीं जी सकता है और जो विलासिता से जीवन जी सकता है वो टैक्स भी दे सकता है। हाँ, करेक्ट। वो अगर 20 रुपए की जगह 40 रुपए दे सकता है तो उससे लिया जाए। बिल्कुल। तो एक तरीके से जो सामान्य वर्ग है, सामान्य मध्यम वर्गीय वर्ग है, एक जो गरीब वर्ग है, उसको राहत देने का काम मोदी सरकार ने किया है और हम सबको इसे सकारात्मक ही लेना चाहिए। बिल्कुल, वाकई हम कह सकते हैं कि 2025 में सबसे बड़ा सुधार GST 2.0 है। बिल्कुल, हम इसको कह सकते हैं बड़ा सुधार है और न केवल ये एक सुधार है बल्कि और तमाम सुधार हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सभी सुधार उनके बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सर, अब बात करेंगे अभी विकसित भारत जी राम जी अभी काफी चर्चा में है और हमारे जो ग्रामीण श्रोता हैं उसको समझना भी बहुत अच्छे से चाहते हैं। ये कानून ग्रामीण रोजगार गारंटी को और अधिक ज्यादा मजबूत बनाता है, ग्रामीण जीवन में आजीविका की सुरक्षा भी प्रदान करता है और अब 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, ग्रामीण रोजगार की गारंटी पहले भी थी जी, अभी भी है। हाँ। अंतर कहाँ आया? अंतर ये आया कि पहले जो है केंद्र की जवाबदारी थी, अब आपने क्या किया, आपने अब राज्यों को उसमें इन्वॉल्व किया। बिल्कुल। अब आपने क्या किया, अभी आपने कहा कि भाई आप राज्य हैं, जैसे अन्य योजनाओं में राज्य सरकार अपना कुछ ना कुछ अंशदान देती है, ऐसे ही इसमें आपको 40% का अंशदान देना होगा। तो जब आप 40%, केंद्र सरकार कह रही है भाई हम 60% देंगे, आप राज्य 40% दीजिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मॉनिटरिंग की जो सुविधा है, मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है, वो इसमें सुदृढ़ होगी। अब जो भी काम होगा उसमें राज्य सरकार खासतौर से अपना जो है उसमें रुचि लेगी और उसको लगेगा कि नहीं, अभी तो क्या था, अभी जो काम था उसका पूरा क्रेडिट किसको मिल रहा था? केंद्र सरकार को मिल रहा था। महात्मा गांधी जो मनरेगा के नाम से पहले चल रही थी, जी। और नई योजना जो अब चलेगी उस योजना में हमको क्या दिखेगा? नई विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण, ये इसका पूरा नाम है और BBG राम जी भी इसको शॉर्ट फार्मूले में हम कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 7 वर्षों के औसत आवंटन की तुलना में राज्यों को करीब 17,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ इस बार अभी मिलने वाला है। बिल्कुल। तो 17,000 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। और ये जो रकम है ये केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है, राज्यों को दी जाने वाली है। तो निश्चित तौर पर इसका बड़ा लाभ जो है सारे राज्यों को होने वाला है। एक डेटा मैं देख रहा था तो उसमें ध्यान में आया कि जहाँ सबसे बड़ी जनसंख्या इस देश की रहती है, तो ऐसा राज्य अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। जी। तो उत्तर प्रदेश को इसका बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, महाराष्ट्र को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है, बिहार को, छत्तीसगढ़ को, उनको और ऐसे जो कि जैसे कि जनजातीय क्षेत्र वाले राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हमारा है, आपके गुजरात में भी जनजाति है, हमारे मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़े जनजाति वर्ग रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो है इन राज्यों को भी बहुत ज़्यादा लाभ जो है मिलने जा रहा है। और ये जो 17,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने रखे हैं खासतौर से इन राज्यों के लिए रखे हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है कि सरकार जो है इस तरीके से लाई। विपक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया और किंतु इसका जो सकारात्मक पक्ष है, जवाबदेही तय करना, मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपके घर में
में आप कोई भी काम करते हैं तो परिवार के जो लोग होते हैं उनकी अपनी एक जवाबदारी तय होती है। सब कोई परिवार में अपनी भूमिका निभाता है। तो भाई आप इस बड़ी योजना को जो चला रहे हो, पूरे देश में चला रहे हो, तो उस योजना में से राज्यों को आप कैसे अलग कर सकते हैं? तो आप राज्यों की भी तो जवाबदारी तय हो। और इसलिए खासतौर से इसमें जो 40% का अंशदान जो लगाया है वो इसलिए लगाया है, और जो 17,000 करोड़ रुपए अभी तुरंत दिए जा रहे हैं वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि एक तो जवाबदारी तय हो, और जहां पैसे की कमी हो तो केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ये कह रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये पैसा आपके लिए, जो गरीब ग्रामीण जो मजदूर वर्ग है उसको जो है आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए, उसको रोजगार देने के लिए, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और जो 2047 का विकसित भारत का जो सपना है, 100 वर्ष भारत के पूरे होने जा रहे हैं, तो उन 100 वर्षों में हम कहाँ पहुँचे? अभी बात आ रही है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं। आप देखिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य 2047 तक किसी भी हालत में हम तीसरे को छलांग लगा के दूसरी अर्थव्यवस्था बने। तो निश्चित तौर पर ये उस दिशा में एक बड़ा कदम है, इसको हमें सकारात्मक लेना चाहिए और क्रांतिकारी कदम है, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, वाकई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और बहुत ही सकारात्मक पहल से मानी जा सकती है मोदी सरकार की। सर, अब बात करेंगे नए श्रम कोड्स के बारे में, जो श्रमिकों के अधिकारों को इसमें और ज़्यादा विस्तृत किया गया है। बात की जाए तो वेतन संरचना, सुरक्षा मानदंड और सामाजिक सुरक्षा के रूप में और बेहतर प्रावधान किए गए हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोता बंधुओं को जरूर इसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, वेतन को लेकर, श्रमिक कानूनों को लेकर केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं रहती हैं, इसी प्रकार राज्य सरकार की अपनी योजनाएं रहती हैं। अभी मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़े परिवर्तन हुए हैं। केंद्र सरकार ने जो फोकस किया है वो ये किया है कि भाई जो भी श्रमिक है उनका जो है उनको है ना स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिले, उनको जो है उनके बच्चों को जो है पढ़ाई का लाभ मिले, उनका प्रोविडेंट फंड पीएफ जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो उनको उसका लाभ मिले, ओवर टाइम का भी मिले, है ना, उनको ओवर टाइम का भी मिले। और उसके साथ साथ सरकार ने जो है खास तौर से जो बहुत सारी सहूलियत जो दी है वो उनको दिए श्रमिकों के लिए, वो दिए स्वास्थ्य की सहूलियत दी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये श्रमिक कानून जो है सुधारों की दृष्टि से मायने रखते हैं। साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि भाई आपका प्रोविडेंट फंड है कि नहीं। आप ना एक समय तक आप नौकरी कर सकते हैं, एक समय के बाद आप रोजगार कर सकते हैं, आप अपना शरीर से श्रम कर सकते हैं, लेकिन जब आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपके लिए क्या है। तो सरकार ने ना अटल बिहारी पेंशन योजना चला ली है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने अलग अलग जो योजनाएं चलाई हैं खासतौर से श्रमिकों के लिए, बीमा योजना चलाई है कि आप जो है आप अगर देखेंगे तो श्रमिकों के लिए विशेष पोस्ट ऑफिस योजना चल रही है ना, उसमें आप है ना कई गुना होके आपको पैसा मिलता है। पीएफ के लिए बार बार है ना जो श्रमिक है उनको चिन्हित करना, उनके लिए जवाबदारी तय कर रही है सरकार की जो कंपनी है उनका हर किसी का पीएफ जमा होना चाहिए। तो अगर पीएफ, अभी आप देखेंगे जो प्रोविडेंट फंड के जो कर्मचारी भविष्य निधि के नए डेटा हैं तो उनमें लाखों नए जो है रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं ये किसके हुए हैं? निश्चित तौर पर श्रमिक ही हैं, श्रम कानून के अंतर्गत आने वाले लोग हैं, भारत के अपने लोग हैं। तो इनका जो श्रम कानून के अंतर्गत जो नए लाखों जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो इसका एक समय के बाद जब उनकी आयु पूरी हो जाएगी 60 साल के बाद, जब वो रिटायर होंगे या एक समय के बाद ये, और उसमें एक और अच्छी बात ये की है कि पहले इन्होंने ये किया था कि कर्मचारी भविष्य निधि से जो राशि है उसको आप निकाल नहीं सकते थे, एक निश्चित राशि 50% से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते थे। लेकिन अभी है ना सरकार ने इसमें भी डील दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई आपके परिवार की आवश्यकता है, आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी स्वास्थ्य के लिए, या जैसी आपकी आवश्यकता है आप अपने पीएफ फंड को निकाल सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा श्रम सुधार है ना, कि आप ना जरूरत के टाइम पर आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। करेक्ट, आपका पैसा है, आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे श्रम सुधार के कानून इस समय लागू हुए हैं और उसका निश्चित तौर पर बड़ा लाभ जो है हमारे देश के करोड़ों करोड़ श्रमिकों को मिल रहा है। तो इसके लिए भी हमें मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। वाकई सर, वाकई सर, देखा जाए तो 2025 में बहुत सुधार हुए हैं, लेकिन हम समय की कमी के चलते कुछ ही सुधारों पर बात कर रहे हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा सुधार देखा जाए तो रक्षा के क्षेत्र में है। इस बार रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, उसका बजट भी बहुत बढ़ा दिया गया है। आप कैसे इसे देखते हैं? देखिए सबसे बड़ा
जो विषय हमको देखने को मिलता है कि सशक्त सेना है तो सशक्त भारत। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अभी अगर हम देखें सकारात्मक दृष्टि से तो सरकार का जो फोकस है वो स्वदेशीकरण में है। स्वदेशी उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना, साथ ही 74% तक स्वचालित मार्ग और 100% तक सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत FDI मापदंडों में उदारता लाई गई है। इसके अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपए की अनुसंधान, विकास एवं नवाचार RDI योजना के माध्यम से DPSU, निजी क्षेत्र, MSME और स्टार्टअप के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने का काम निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है। तो एक तरीके से देखें तो रक्षा उत्पादन में जो है लगातार हमारे यहाँ जो है सुधार हो रहा है और ख़ासतौर से 2025 इस मामले में जो है सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। और आपको मैं बताऊं कि इसके लिए सरकार ने रक्षा उत्पादन को 3 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का तय किया। 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य जो है केंद्र सरकार की तरफ से मोदी सरकार ने इसमें तय किया हुआ है। तो ये जो लक्ष्य है और ये 50,000 करोड़ रुपए अगर आप रक्षा क्षेत्र में आप लगाने वाले हैं तो निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है। और ख़ास तौर से मैं तो इसके संदर्भ में जो है मध्य प्रदेश का भी उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी जो है मध्य प्रदेश में भी रक्षा के उत्पादन में अभूतपूर्व क्रांति हम देखने को मिलती है। तो ये अकेला जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे अभी बेंगलुरु है, कर्नाटक है, ऐसे है ना अलग अलग अगर आप देखें तो राज्यों में जो है फोकस करके रक्षा उत्पादन को बढ़ाना और उसको है ना स्वदेशी में खासतौर से स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने पर रक्षा उत्पादन का फोकस हमें दिखता है। मध्य प्रदेश में आप अगर कटनी की बात करें, ग्वालियर की बात करें, अगर आप जबलपुर की बात करें, अगर आप इटारसी की बात करें तो यहाँ पर रक्षा के जो है बड़े केंद्र, बड़ी जो है फैक्ट्री जो है व्हीकल फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, खमरिया, सेना को गुणवत्तापूर्ण जो है संसाधन देने के लिए जो है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी चल रही हैं। तो एक तरीके से एक बड़ा बजट, कई हजार करोड़ का बजट जो कि अभी तुरंत में जो मैंने जैसा आपको बताया कि 50,000 करोड़ रुपए मायने रखते हैं। तो ये एक मतलब एक बड़ी राशि है और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और गौरवान्वित भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वाकई से ऐतिहासिक कदम कहा जा सकता है केंद्र सरकार का, इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर, जिस तरह से केंद्र के साथ में राज्य सरकार यानी मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार कदम ताल कर रही है और मध्य प्रदेश ने 2025 को नवीनीकरण और निवेश वर्ष के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। एमपी में भी इस साल काफ़ी कुछ हुआ है। एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है जिसमें राज्य ने निवेशकों के लिए स्टेट डीरेगुलेशन कमीशन की घोषणा की। 40,000 से अधिक अनुपालनों को हटाकर व्यापार का माहौल बनाया है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए दीपा जी, ये जो है ना वर्ष जो है ये अभ्युदय मध्य प्रदेश है। जी। और इस अभ्युदय मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने खास तौर से बड़े बड़े मतलब विषयों को हाथ में लिया है और इस ग्रोथ समिट जो हुई मध्य प्रदेश में और निवेश को आकर्षित करने के लिए अगर आप देखें तो 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमको मिले। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ साथ अगर आप देखें तो मोहन सरकार ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी अपने शुरू किए और इसके माध्यम से कुल 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमको मिले। हम देखें अगर मध्य प्रदेश में तो 8.57 लाख करोड़ रुपए के धरातल पर ये प्रस्ताव अभी आ भी चुके हैं। 881 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित कर दी गई है और 281 का भूमि पूजन तक हो गया है। और इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि 2025 में अभी जो है मोहन सरकार जो है 141 जो है इकाइयों का शुभारंभ भी कर चुकी है। तो खास तौर से एक तरीके से देखें तो मध्य प्रदेश की जो क्या कहते हैं अभ्युदय मध्य प्रदेश और निवेश और औद्योगिक विकास के लिए बड़ा काम मध्य प्रदेश में हम लोग होते हुए देखते हैं। औद्योगिक नीति में बड़ा सुधार देखते हैं जिसमें कि 18 नई औद्योगिक नीतियों लागू की गई हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावी बनाया गया है। 1 क्लिक प्रोत्साहन वितरण प्रणाली हमारे मध्य प्रदेश में लागू की गई है ताकि नए औद्योगिक क्लस्टर और प्लग एंड प्ले इकाइयों का उद्घाटन, स्पेस टेक पॉलिसी बिल्कुल हमारे मध्य प्रदेश में आई है और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी जैसी नई पहलें अगर आप देखेंगे तो आपको हमारे मध्य प्रदेश में होती हुई दिखाई देंगी। और इसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम ये है कि धार में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क 2158 एकड़ 23,000 करोड़ रुपए के निवेश, 3 लाख रोजगार इससे जो है सृजित होने वाले हैं। बुंदेलखंड में पतंजलि समूह
5,000 करोड़ रुपए के निवेश, 5,000 रोजगार उससे उत्पन्न करके देने वाले हैं। भोपाल के अचारपुरा और मध्य एमपी में नई औद्योगिक नीतियां, रेल हब, ब्रह्मा में 1,800 करोड़ रुपए के निवेश, 1,575 करोड़ रोजगार, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अडानी और अंबानी समूह के निवेश, मुरैना में देश की पहली और सौर ऊर्जा भंडारण की परियोजना, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास में भी मध्य प्रदेश बड़े स्तर पर हमको देखने को मिलता है, परिणाम देखने को निश्चित तौर पर हमको अभी मिल रहे हैं। तो एक तो बड़ी उपलब्धि ये है कि अभ्युदय मध्य प्रदेश के तहत 281 का भूमि पूजन और 141 इकाइयों का शुभारंभ होना, मुझे लगता है कि इस साल में क्या कहते हैं औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश के लिए इसको आप बड़ी उपलब्धि मानिए। वाकई कह सकते हैं कि अभ्युदय मध्य प्रदेश। जी बिल्कुल, अभ्युदय मध्य प्रदेश है, विकास की ओर तेजी से सरपट भागता मध्य प्रदेश है। और भारत के जो राज्य हैं उनमें अभी विकास में तीसरे स्थान पर आकर तेजी से औद्योगिक विकास में दौड़ता हुआ मध्य प्रदेश आज वर्तमान में खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये रिकॉर्ड की बात है और ये हमको अच्छा लगता है कि हम मध्य प्रदेश के वासी हैं और मध्य प्रदेश को अपनी आंखों के सामने आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल, वाकई हम सब प्रदेश को तरक्की की ओर बढ़ता हुआ देखने के साक्षी हैं, वाकई बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं। सर, एक और महत्वपूर्ण जो बात है वो फिल्म और पर्यटन नीति में भी मध्य प्रदेश सरकार ने संशोधन किया है और निवेश आकर्षित करने के लिए खास कर किया गया है। फिल्म और वेब सीरीज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें फिल्म और पर्यटन को बढ़ावे के लिए आपको आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश की जो पॉलिसी है उसमें मध्य प्रदेश जो है दुनिया के टॉपेस्ट राज्यों में है। मतलब और यहाँ पर जो है जैसे लाड़पुड़ा है, जैसे कि अगर आप ओरछा की बात करें, मांडू की बात करें, तो यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट आया है मध्य प्रदेश के अंदर की जो ग्रामीण भारत है वहाँ पर जो है अब स्टे होम की जो सुविधा दी जा रही है, छोटे छोटे गाँवों में हर तरीके की आपको एक तरीके से ग्राम्य जीवन को सहजता से महसूस कराने का जो एक मॉडल मध्य प्रदेश ने तैयार किया है। अभी हम देखेंगे कि उसमें भारत में जो है हमारे मध्य प्रदेश का जो है ग्राम है वो प्रथम स्थान पर आया। और आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो आपने जो फिल्म वाली बात की है, तो सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है कि हम जो है 2 करोड़ रुपए तक का जो है सब्सिडी जो है उनको देंगे। तो ये निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है कि हम आमंत्रित कर रहे हैं, कई कंपनी आ रही हैं। मुझे याद है कि एकता कपूर के साथ जो है जब एक संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं जो है 80% जो है आगामी अपनी जो नई वेब सीरीज OTT और नए जो प्रोजेक्ट लेकर आऊँगी तो वो मध्य प्रदेश में ही तैयार करूँगी। तो आप देखिए कि अभी नई नई फिल्में आ रही हैं, बहुत सारी फिल्में सुई धागा से लेकर तमाम फिल्में यहाँ बनती हुई हमें दिखी हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर भेड़ाघाट भी दिख जाएगा, आपको वहाँ पे सतपुड़ा के जंगल भी दिख जाएंगे, आपको वहाँ पर है ना मांडू भी दिख जाएगा, आपको ग्वालियर का किला भी दिख जाएगा, तो इंदौर की सड़कें भी दिख जाएंगी। और तो ये भोपाल का आपका शहर, भोपाल के ऊपर तो क्या कहते हैं ये पॉलिसी का ही चमत्कार है कि बोट क्लब, और भोपाल के ऊपर तो कई वेब सीरीज में जो है आपको क्या कहते हैं पूरा भोपाल हमको दिखाई देता है। कपिल शर्मा की फिल्म शूट हो रहा था यहाँ पर। जी, तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश, और इसमें खास तौर से मुझे एक बार याद है कि जो अभी प्रमुख सचिव हैं शिव शेखर शुक्ला जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत क्रिएटिव माइंड के हैं। और ख़ास तौर से उनकी मोहन जी के साथ और उसके पहले शिवराज जी के साथ ट्यूनिंग इतनी अच्छी रही है कि वो कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो सरकार उसको बहुत प्राथमिकता के आधार पर, वरीयता के आधार पर उसको धरातल पर लाने के लिए जो भी राशि और जो भी आवश्यक संसाधन की आवश्यकता होती है वो मुहैया कराती है। तो मोहन सरकार की जो पॉलिसी जो अभी नज़र आ रही है और उसके पहले शिवराज जी की जो पॉलिसी नज़र आई निश्चित तौर पर पर्यटन के क्षेत्र में, और आपको बताऊं कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश का पर्यटन, मध्य प्रदेश का टूरिज्म जो है वो घाटे में था। और उसके बाद पिछले 20 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आई है तो ये देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश का पर्यटन आज भारत के अंदर और विश्व के अंदर जो है अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। आज जो है जिस वर्ष हम 2025 में बैठे हैं तो ऐतिहासिक रूप से ये जो वर्ष है वो जो है एक मतलब लाखों जो है पर्यटक, जिसमें कि हजारों की बड़ी संख्या विदेशी पर्यटकों की है, मध्य प्रदेश में आने वालों की रही है। तो निश्चित तौर पर सरकार की जो पॉलिसी है
वो जो 2 करोड़ तक जो है राशि जो है उनको सब्सिडी देने की जी हो जी जी। या अन्य जो सुविधाएं देने की हो, तो एक बड़ी उपलब्धि है और बड़ा निर्णय है। और मध्य प्रदेश का पर्यटन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। बिल्कुल सर, आप यहाँ पर आए, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमने चर्चा की और बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जी दीपा जी, बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया अपने साथ संवाद करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आज के कार्यक्रम सुधारों का वर्ष 2025 में हमने देखा कि कैसे भारत और मध्य प्रदेश ने एक साथ सुधारों के रास्ते पर कदम बढ़ाया है, नई नीतियों, परियोजनाओं और निवेश प्रोत्साहन के साथ। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों